Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is going to be the sixth part of our Smart Adhan series जिसमें हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी फैक्ट्स का रिवीजन। ये सीरीज़ सिर्फ इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई उन लोगों का नहीं होता जो बहुत सारा डेटा अपने मन दिमाग में भर के चले जाते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई उन लोगों का होता है जो आसान इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करते। अगर आप इजी क्वेश्चंस जो सबको आते हैं वो गलत नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और इस 30 डेज़ चैलेंज में मैं यही करवाऊँगा। जितने भी आसान टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है मगर सुपरफिशियल रीडिंग की वजह से आपको याद नहीं रहता, वो सब मैं इन लेक्चर्स में आपको याद करवाऊँगा। अब आप में से कुछ लोग हो जो डेली इन लेक्चर्स को देख रहे हो और डेली शाम को 9 PM पे क्विज़ भी अटेंड कर रहे हो। ऐसे लोग कमेंट्स में लिखो सर हाई जोश, क्योंकि आपका जोश हाई है, राइट। तो आपको कमेंट में लिखना है सर हाई जोश। और कुछ लोग ऐसे हो जो चाहते तो हो डेली ये लेक्चर देखना मगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है अभी 60-70 दिन बचे हैं, आराम से पढ़ेंगे, अभी क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो ऐसे लोग कमेंट में लिखो सर मैं कामचोर हूँ, मैं कामचोर हूँ। अगर ऐसे लिखोगे ना, कल किसी ने लिखा भी था, ऐसे लिखोगे ना तो आपको खुद को बहुत बुरा लगेगा और आप खुद पढ़ाई शुरू करोगे क्योंकि आपने लिख दिया है एक बार सर मैं कामचोर हूँ। और ट्रस्ट में अगर एक बार लिख दिया ना आपने मैं कामचोर हूँ तो फिर सच में आप अच्छी पढ़ाई करने लगोगे उसके बाद, क्योंकि आपने पब्लिक प्लेस पे लिख दिया कि मैं कामचोर हूँ। ठीक है, तो ये करो। जो डेली लेक्चर देख रहे हो, डेली क्विज अटेंड कर रहे हो, डेली अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट लगा रहे हो, वो लिखो सर हाई जोश, सर हाई जोश। और जो लोग डेली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डेली लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, क्विज नहीं कर पा रहे हो, वो कमेंट में लिखें सर मैं कामचोर हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अशोकन रॉक एडिक्ट्स याद करेंगे। सबसे पहले एडिक्ट 1 की बात करेंगे, बैन्स एनिमल सेक्रीफाइसेस। इतना ही याद रखना है। देखो हर एडिक्ट की एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, खाली उसको याद रखना है, उसको याद करवाऊंगा। ठीक है, एडिक्ट 1 में क्या बात की गई है, एनिमल सेक्रीफाइसेस की बात करी गई है। एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं होना चाहिए, बैन कर दो। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे एडिक्ट 1 यानी कि 1, इसको हिंदी में क्या लिखोगे 1 में क्या होते हैं, जानवर, एनिमल, बस याद हो गया। हमेशा याद रखना एनिमल सेक्रीफाइसेस को बैन करने के लिए अशोका के रॉक एडिक्ट 1 में बात की गई है। ठीक है, अच्छा ये जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, तो रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत इंडिया में किसने करी थी, अशोका ने ही करी थी। ठीक है, शिलालेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी शुरुआत अशोका ने ही करी थी। इसको डिसाइफर किसने करा था इनके रॉक एडिक्ट्स को, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करा था कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है और कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स यूज़ हुई हैं अशोका के रॉक एडिक्ट्स में। ये भी फैक्ट पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक, ये सारी स्क्रिप्ट्स यूज़ हुई हैं रॉक एडिक्ट्स में। तो ये बेसिक फैक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए आपको, राइट। एडिक्ट 2 फोकस करता है मेडिकल केयर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। 2 मतलब टू से क्या याद आता है, टूट गई हड्डी, मान लो आपकी हड्डी टूट गई, कुछ टूट गया, ठीक है, तो फिर आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत होगी ना, चाहे इंसान हो या जानवर हो, सबको होगी। तो मेडिकल केयर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात किस में की गई है, एडिक्ट 2 में की गई है। एडिक्ट 3 में 3 लिखा है तो 3-5 करने के लिए बोला गया है। 3 लोग, युक्ता, प्रदेशिका और रजुकाज, ये 3 लोग हर 5 साल में जाएंगे और धर्मा को स्प्रेड करेंगे। धम्मा जो अशोका की फिलॉसफी थी उसको स्प्रेड करेंगे। कौन, 3 लोग जाके, रॉक एडिक्ट 3 में लिखा है 3-5 करो, 3 लोग जाके हर 5 साल में धम्मा को फैलाओ, यानी कि 3-5 करो। ये रॉक एडिक्ट 3 में लिखा हुआ। एडिक्ट 4 में लिखा है प्रेजेस द साउंड ऑफ धम्मा घोष, राइटियसनेस एंड बेरी घोष, वॉर। ठीक है, मतलब धम्मा घोष की तारीफ हो रही है। तो याद रखो 4 में घोष कैसे याद रखोगे, 4 को शोर से याद रखना, फोर शोर। ठीक है, कहते हो फॉर श्योर ही बोलते हो, फॉर श्योर, ऐसे ही 4 शोर मतलब घोषणा की जा रही है बहुत तेज तेज, यहाँ भी घोषणा की जा रही है। घोषणा करते हो तो शोर मचाते हो ना आप, धीरे धीरे तो घोषणा करोगे नहीं, तो शोर मचाना पड़ता है घोषणा करने के लिए। तो धम्म घोष हो या वेरी घोष हो, हर चीज़ की घोषणा शोर मचा के होगी, शोर फोर श्योर। ठीक है, इस तरह याद रखना। और इसमें जो है क्योंकि धम्म की बात हो रही है, वेरी घोष की बात हो रही है, तो नॉन वायलेंस और ड्यूटी की तरफ अशोका का शिफ्ट दिखाता है एडिक्ट नंबर 4।
एडिक्ट 5 बात करता है स्प्रेडिंग धम्मा की, एंड धम्मा को कौन स्प्रेड करता है? कुछ ऑफिशियल्स करते हैं स्प्रेड। वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट जो किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? धम्मा महामात्रास। ठीक है, तो एडिक्ट 5 में धम्मा महामात्रास की बात की गई है, जो कि धम्मा को स्प्रेड करने के लिए ऑफिशियल्स होते हैं, राइट। ये कैसे याद रखोगे? देखो 5 का मतलब ही होता है पाँचों उंगलियां फैला लो अपनी, तो स्प्रेड कर लिया ना आपने, पाँचों उंगलियां फैला लिया कर तो स्प्रेड कर दिया कोई भी चीज़ तो 5 कहलाएगा। 5 मतलब ही होता है कि स्प्रेड कर दो अपनी पाँचों उंगलियां, राइट। तो पाँचों उंगलियां स्प्रेड कर दिया तो आपने फैला ली उंगलियां अपनी, तो स्प्रेडिंग याद रखना। क्या है स्प्रेडिंग? अशोका के एडिक्ट से धम्मा स्प्रेड करेंगे ना, और उसके लिए कौन से ऑफिशियल अपॉइंट किए? धम्मा महामात्रा। सब में धम्मा धम्मा आ रहा है, ठीक है, तो ये तो ईजी है, 5th वाला याद रहेगा। 6th वाला यू कैन इग्नोर, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछा जाएगा एग्जाम में। रॉक एडिक्ट 7 में रिलीजियस टॉलरेंस अमंग डिफरेंट सेक्ट्स की बात की गई है। 7 में सबको साथ साथ रहने की सलाह दी गई है, सारे धर्म साथ साथ रहें, राइट। एडिक्ट 8 में अशोका की फर्स्ट धम्म यात्रा जो कि बोध गया और बोधि ट्री के नीचे थी, वो सब चीज़ें की गई हैं, ठीक है। कहाँ पे? एडिक्ट 8 में। 8 को आप रिलेट कर लो लेट से, 8 लेट 8 लेट, जैसे 4 शोर करा था ना, 4 शोर, वैसे 8 को लेट से कर लो। तो अशोका बहुत लेट हो गया अपनी पहली धर्म यात्रा करने पे। देखो पहले क्या कर रहे थे, ये इन लोगों को भेज रहे थे, राइट, युक्ता प्रदेश का रजुकाज हर 5 साल में जाओ और धम्मा स्प्रेड करो। बट अशोका को थोड़ा लेट ये रियलाइज़ हुआ, मतलब 8 में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद भी निकलना चाहिए धम्म यात्रा पे, तो वो बोध गया और बोधि ट्री गए पहले। तो 8 लेट, थोड़ा लेट से ही सही, अशोका को रियलाइज़ तो हुआ, राइट। तो देख लो अशोका ने रॉक एडिक्ट 3 में तो 3 लोगों को भेजा हर 5 साल में, और रॉक एडिक्ट 8 में क्या होने लगा कि अशोका खुद ही धम्म यात्रा करने लगा, प्रोपोगेट करने लगे, राइट। बुद्ध गया और बोधि ट्री गया। एडिक्ट 9 में क्या किया गया है? कुछ पॉपुलर सेरेमनीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। सेरेमनी वगैरह क्या होता है? कुछ नई चीज़ होती है किसी घर में तो सेरेमनी होती है। न्यू मतलब नई, नई मतलब 9 कर सकते हो, राइट। तो 9 मतलब नई नई चीज़ें जब घर में होंगी तो सेरेमनी होगी, उसके बहुत क्रिटिसाइज़ करता है रॉक एडिक्ट 9, राइट। एडिक्ट 10 क्या है? एडिक्ट 10 को क्या बोलोगे? 10 बोलोगे। 10 यानी डिज़ायर, 10 डिज़ायर, 10 तरह की डिज़ायर होती हैं लोगों के मन में, बट उसको अगेंस्ट है। अशोका का रॉक एडिक्ट डिज़ायर्स के अगेंस्ट है, राइट। एडिक्ट 11 एनकरेजेस रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड मॉरल कंडक्ट्स। मेन बात है कि एल्डर्स के रेस्पेक्ट करना कौन से में बताया गया? 11th में बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 11th और 12th में ना बच्चे आवारा हो जाते हैं, तो उनको 11th में बताना ज़रूरी है। सुनो, भूलो मत तुम लोग, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, एल्डर्स की, ठीक है। 11th और 12th क्लास आते ही होता है ना, बच्चे थोड़े आवारा टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए 11th एडिक्ट में बताया गया है कि अभी एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना भूलना मत। बचपन में तुम लोग करते हो, बट बड़े होने लगते हो तो भूलने लगते हो, ऐसा मत करो। 11th से ही ये बात बोली जाने लगी अशोका के टाइम पे। तो एडिक्ट 11 का याद रखना कि 11th क्लास में जब आप होते हो तो आपको बताया जाता है कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, क्योंकि 11th और 12th में आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा संभल के। एडिक्ट 12 की बात करें, प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया जा रहा है। मेंशंस महामात्रास फॉर वुमेन्स वेलफेयर एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट सेक्ट्स, ठीक है। 12 तो पता ही है रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट कर रहा है। रॉक एडिक्ट 7 भी यही कह रहा था कि हम साथ साथ रहेंगे, और 12 क्या कह रहा है कि हम बार बार साथ रहेंगे, बारंबार हम साथ रहेंगे। रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं वुमेन के वेलफेयर की बात कर रहा है। महामत्रास वुमेन होनी चाहिए, वुमेन के लिए भी होनी चाहिए महामत्रास। तो कैसे याद करोगे? हमें बार बार साथ रहना चाहिए, राइट, बार बार साथ रहना चाहिए, और साथ ही साथ वुमेन का वेलफेयर भी करना चाहिए, एडिक्ट 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो ऐसे ही देख लो, इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इसमें कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है, ठीक है। अशोका कैसे धम्मा की तरफ मुड़ गए वो बताया गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे थे अशोका के हेलेनिस्टिक रूलर्स के साथ, एंटियोकस ऑफ सीरिया, टोलमी ऑफ इजिप्ट, ये सब बताया गया है, ठीक है। मेंशन सदर्न किंग्स, चोलाद एंड पांड्यास, चोला और पांड्या का जिक्र पहली बार रॉक एडिक्ट 13 में हुआ है। 13 वाले में चोला और पांड्यास का जिक्र हुआ है, ये बात याद रखना। 14 कुछ काम का नहीं है, यू कैन लीव इट। 13 याद रखना, ठीक है, 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 3 संगम्स इन एंशिएंट तमिलकम। 3 संगम्स हैं, ठीक है, 3 संगम कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। जैसे आप बुद्धिज़्म की पढ़ते हो ना, बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल्स हुए थे, वैसे ही जैनिज्म में पढ़ते हो, वैसे ही संगम वाले आप इग्नोर कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम, थर्ड संगम, तीनों कहाँ पे हुए थे और तीनों में कौन प्रेसिडेंट था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सबसे पहले जानो कि ये तीनों जो संगम हुए हैं किसने करवाए थे, किसके पैट्रोनेज में हुए थे? तो पांड्या किंग्स ने करवाए थे, ठीक है, पांड्या किंग्स ने। कैसे याद रखोगे? इतने बड़े बड़े भगवान वाले संगम हो रहे हैं तो पंडित वगैरह ही करवाएंगे ना ये सब चीज़ें।
सेज अगस्त्य, एक अगस्त मुनि का नाम सुना होगा आपने, अगस्त मुनि का। वो कहाँ पैदा हुए थे? काशी में पैदा हुए थे, और धीरे धीरे साउथ इंडिया चले गए लोगों को आर्यनाइज करने के लिए, ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि हम क्या, कैसे भगवान वगैरह क्या है। ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड दैट फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के फादर माने जाते हैं वो, ठीक है। कौन? अगस्त मुनि। तो इतना याद रहेगा आपको, इतना तो सिंपल है, याद कर लेना। देखो बाकी क्या हुआ, जब ये साउथ में पहुँचे तो समझाने लगे पांड्या किंग्स को, भाई हमें आर्यनाइज करना है साउथ इंडिया को, क्या किया जाए। उन्होंने कहा संगम वगैरह करिए, लोगों के साथ स्कॉलर्स को बुलाइए, सबके साथ संगम करिए। तो इस वजह से फर्स्ट संगम हुआ। फर्स्ट संगम में कहा जाता है इट वॉज अटेंडेड बाई गॉड्स, गॉड्स ने खुद अटेंड करा था इस संगम को। कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था, जहाँ पे ऋषि अगस्त ने मधुर आवाज़ में अपना ज्ञान सबको दिया था। ऋषि अगस्त ने मधुर आवाज़ में साउथ में जाके अपना ज्ञान सबको दिया। तो अगस्त और मदुरई सबसे पहली बार जब हुआ तो फर्स्ट संगम यही रहेगा। फिर लोगों ने कहा सर बहुत अच्छा था, बहुत मधुर आवाज़ थी आपकी, एक बार यार सेकंड संगम भी हो जाए। तो ऋषि अगस्त को झटका लगा, बोले सेकंड संगम? बट कपड़ापुरम, मैं कपड़े नहीं लाया, कपड़े पूरे नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ एक संगम के हिसाब से कपड़े लाया था। कपड़ापुरम, मेरे पास कपड़े ही नहीं है दूसरे संगम के लिए। ये बोला ऋषि अगस्त ने, ठीक है, सेकंड संगम के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगस्त ने क्या बोला, कपड़े ही पूरे नहीं है मेरे पास, तो क्या पहनूंगा? तो क्या पहनूंगा मतलब टोल का पियर, ठीक है। तो संत अगस्त, टोल का पियर, तो क्या पहनूंगा, और कपड़े पूरे नहीं है मेरे पास, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके उन्होंने सेकंड वाला कराया, बट अब थर्ड की डिमांड लग गई। तो ऋषि अगस्त को आया गुस्सा, ठीक है। बोला मैं वैसे ही मधुर आवाज़ में आपको ज्ञान दूंगा, बट क्योंकि पहनने को तो मेरे पास कपड़े पूरे हैं नहीं अब, तो मैं निक्कर पहन के ही आपको इस बार चीज़ें सही से करवा दूंगा। तो निक्कर पहन लिया उन्होंने, ठीक है। लास्ट में याद रखना, अब तो तीन याद हो गया ना, मदुरई सेंट अगस्त था, सेकंड में कपड़ापुरम जिसमें सेंट अगस्त और टोलकाप्पियर दोनों थे, थर्ड में मदुरई जिसमें प्रेसिडेंट नक्कीकर थे। यानी फर्स्ट और थर्ड वाले का प्लेस सेम है, मदुरई मदुरई, सिर्फ सेकंड वाले का प्लेस चेंज है, कपड़ापुरम। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। अब कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत चलाए गए हैं, राइट। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला है ना, उसके तहत ही ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। बट इनके ईयर्स कई बार मैच करने को पूछते हैं और आपके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, ठीक है। सिट्टी पिट्टी गुम होना पता है क्या होता है? बस आप जो है हैरान रह जाते हो। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑपरेशन क्रोकोडाइल उसके 2 साल बाद 1975 में स्टार्ट हुआ। तो याद रखना 70s में ये दोनों ही थे, टाइगर और क्रोकोडाइल, ठीक है। 73 में टाइगर और 75 में क्रोकोडाइल, ये दोनों 70s में थे। 80s में सिर्फ एक ही था, 87 में प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया था। 1980s में सिर्फ एक था, 87 में प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, इंडियन राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर 90s में भी एक था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद 2000 में एक था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, 2009 में प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड स्पीशीज़। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। 70s में 2 था, टाइगर और क्रोकोडाइल, एक 80s में, एक 90s में और एक 2000 में। 3 प्रोजेक्ट यहाँ हैं। 80s वाला यानी 87 में कौन सा है? राइनो। 92 में कौन सा है? एलिफेंट। 2009 में कौन सा है? स्नो लेपर्ड, राइट। उधर 70s में 2 है, 73 में टाइगर, 75 में क्रोकोडाइल। इस तरह से इसको याद रखना, बस एक बार देख लोगे तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। अभी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर लेते हैं। ये पार्ट से क्वेश्चन आता है, कई बार मैच करने को देता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, कि यूनियन टेरिटरीज कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये पार्ट्स आपको रटे होने चाहिए ज़ुबान पे, ठीक है। देखो इसका याद करने का एक तरीका है, इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लो, तो अपने आप जब एग्जाम में क्वेश्चन है वो लिख लेना, फटाफट लिख लेना, तो आपको याद आ जाए कौन से पार्ट कहाँ पे, राइट। इस तरह से बना लेना, जो मैं क्रोनोलॉजी बताऊँगा उसको नोट कर लो, उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से अपने आप एग्जाम में याद करके बना लेना, राइट। सबसे पहले कोई देश है, इंडिया का एक देश है, तो पार्ट 1 किस बारे में होगा? एक देश की कोई टेरिटरी होगी ना, कि मेरा देश यहाँ से यहाँ तक है, तो वो टेरिटरी पहले देश की डिसाइड होगी। उसके बाद डिसाइड होगा इस टेरिटरी के अंदर लोग कौन से रहेंगे, सिटीजनशिप, सिटीजन्स कौन रह रहे हैं इस टेरिटरी के अंदर, राइट। उसके बाद अब सिटीजन्स रह रहे हैं तो सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी मिलने चाहिए, बिना राइट्स के सिटीजन्स रहेंगे कैसे? सिटीजन्स का रहना दुश्वार हो जाएगा बिना राइट्स के। तो थर्ड में राइट्स, पहले टेरिटरी होनी चाहिए, कोई देश हो तो उसमें रहने वाले सिटीजन्स होने चाहिए, उन सिटीजन्स के पास राइट्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सिटीजन्स के पास राइट होने चाहिए तो उन सिटीजन्स की ड्यूटी भी होनी चाहिए कुछ, तो येस, बट ड्यूटी सिटीजन्स की आए इससे पहले सिटीजन्स को राइट देगा कौन? गवर्नमेंट देगी ना।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर भी कुछ ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जिसको DPSP बोलते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी की पहले बात की जाएगी, ठीक है। सिटीजन्स के राइट के बाद गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात की जाएगी, क्योंकि इट्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर सिटीजन्स राइट्स, राइट। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं आता है। फंडामेंटल राइट्स के बाद पहले DPSP आता है, ठीक है। पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके राइट्स आपको दे, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगी, उसके बाद आपकी ड्यूटी आएगी कि आप और क्या क्या कर सकते हो कंट्रीब्यूट समाज में। तो राइट्स, फिर DPSP, फिर ड्यूटीज, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना, राइट। तो हो गया स्टार्टिंग के 4A तक तैयार हो गया ना आपका, 1 2 3 4 4A, राइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक याद हो गई। अब बात करते हैं कि जब बेसिक ढांचा देश का तैयार हो गया कि कौन सी टेरिटरी है, कौन से सिटीजन्स हैं, कैसे उनको राइट्स मिलेंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, स्टेट की क्या ड्यूटीज़ होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड हो गया। तो बात ये है कि अब थोड़ा गवर्नमेंट वगैरह बनाओ। तो गवर्नमेंट कौन कौन से लेवल पे होगी, इसकी शुरुआत हो गई पार्ट 5 से। यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे होगी, यूनियन टेरिटरीज़ में होगी, पंचायत में होगी, म्यूनिसपैलिटीज़ में होगी, और छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगे, वो भी छोटे छोटे गवर्नेंस करते रहेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ तक तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ में भी गवर्नेंस होगी, राइट। तो यहाँ तक आपने गवर्नेंस का पूरा देख लिया, क्या नीचे तक क्या क्या चीज़ें हैं। यूनियन गवर्नमेंट से स्टार्ट होती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। 7 तो रिपील ही हो गया, ठीक है। 8 में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पंचायत्स हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ में सब जगह गवर्नमेंट है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी एक तरह की गवर्नेंस चलती है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में भी गवर्नमेंट चलती है। तो ये पूरी हायरार्की अगर याद रखोगे, और यूनियन और स्टेट के बाद ये भी याद रखना कि ये दोनों गवर्नमेंट तो हैं, बट दोनों कभी साथ साथ काम नहीं करते, दोनों में बहुत टसल रहता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आजकल इशूज़ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, ये कभी साथ साथ काम क्यों नहीं करती, इसलिए मतलब साथ साथ काम नहीं कर पाती, इसलिए 7th पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बाद डायरेक्ट पार्ट 8 आ गया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़, पंचायत में गवर्नेंस, म्यूनिसपैलिटीज़ में गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देख लिया देश का बेसिक ढांचा कैसे होगा और देश में सरकारें कैसे होंगी, ठीक है। अब बात हो गई कि जब यूनियन में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पर इतनी सारी गवर्नमेंट्स हैं, तो इन सबके रिश्ते कैसे होंगे आपस में। तो पार्ट 11 से बात शुरू हुई, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। पार्ट 12 में बात की गई फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टर, सूट्स की। ये जो यूनियन स्टेट में रिलेशंस हैं, किसको कितना फाइनेंस मिलेगा, किसको कितना ट्रेड करना है, कौन कितनी सर्विस कर पाएगा, ये सारी चीज़ें बात की गई पार्ट 11 के बाद यूनियन स्टेट्स के बारे में, ठीक है। और ये सब चीज़ों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन हैंडल करेगा, ट्राइब्यूनल्स देखेंगे ना, ट्राइब्यूनल्स देखते हैं डिस्प्यूट वगैरह। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आपको सारे हायरार्की में क्रोनोलॉजी वाइज याद करते चलो। उसके बाद 2-3 ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो तो बिना किसी ट्रिक के आप याद कर लो। पहला तो ये, इतनी बड़ी गवर्नमेंट हमने चुन ली, गवर्नमेंट के डिस्प्यूट भी सॉल्व करवा रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल बनवा लिया, बट चुनेंगे कैसे गवर्नमेंट को, इसके लिए पार्ट 15 में इलेक्शन का प्रोविजन किया गया, और पार्ट 17 और 18 में ऑफिशियल लैंग्वेज और इमरजेंसी प्रोविजन का जिक्र किया गया। ये भी दोनों बहुत आते हैं क्वेश्चन में। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है और 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। पार्ट 7 एंड 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देता है, ठीक है। अमेंडमेंट कौन कर रहा है, 20, बस इतना याद रखना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी सीक्वेंस आपको ऐसे लिखनी है पेपर पे, आंख बंद करके अभी तुरंत एक पेपर पे पूरी सीक्वेंस लिखो फिर से वीडियो देख के, ठीक है। और बस इतना याद रखना कि इसमें 2-3 जगह वो है जहाँ पे आप ध्यान नहीं दोगे। जब क्रोनोलॉजी से ये सारी ट्रिक्स लिखना आप, तो ध्यान रखना कि 4 के बाद 4A है, 9 के बाद 9A और 9B है, 14 के बाद भी 14A है। उस हिसाब से आप जो है 20 तक आना, ठीक है, वरना 20 बहुत पहले ही पहुंच जाओगे, 14 के बाद ट्राइब्यूनल्स को 15 लिख दोगे। तो इसलिए 3 जगह याद रखना, 4 के बाद 4A भी है, 9 के बाद 9A और 9B भी है, 14 के बाद 14A है, ठीक है। बाकी सारे लाइन से सिमिलर हैं, याद रखना, इसको हो जाएगा। लास्टली कुछ रिट्स देख लो, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि दे कैन इशू रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली रिट है हैबेस कॉर्पस के रिट्स। हैबेस कॉर्पस मतलब, हैबेस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, पर्सन विच इज लीगली डिटेन, ठीक है, जिसको लीगली डिटेन कर रखा है उस पर्सन की बॉडी पहले कोर्ट के सामने लाओ, ये बात कोर्ट बोलता है हेबियस कॉर्पस में। कोर्ट ऑर्डर द अथॉरिटी टू प्रेजेंट द डिटेन पर्सन एंड जस्टिफाई द डिटेंशन। आपने जिसको डिटेन किया है उसको जरा हमारे सामने लेकर आइए, कोर्ट बोलता है, और जस्टिफाई करिए डिटेंशन को। तो कहीं ना कहीं हेबियस कॉर्पस जो है पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। हेबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी ऑफ, हेबियस हैव याद रहेगा ना,
मैंडेमस मतलब वी कमांड। मैंडेमस एक ऐसा कमांड है, कमांड दिया जा रहा है। पहली बात तो कमांड और मैंडेमस से याद रखना, मैंडेमस कमांड एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, मैंडेमस कमांड तो याद रहेगा आपको। ये कमांड है कैसा, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या अथॉरिटी को ये कमांड इशू किया जाता है जो कि अपनी लीगल ड्यूटीज सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। हर कोई ना कोई जॉब करता है, उसको जॉब अच्छे से परफॉर्म करनी है। अगर नहीं करेगा कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी अपनी जॉब अच्छे से, तो मैंडेमस रेट इशू होगी, यानी कि वी कमांड। कोर्ट कमांड्स देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट कहेगा अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा रही है, हम आप पे नज़र रख रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैंडेमस। याद रखना ये मैंडेमस का जो रेट है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जजेस पे लागू नहीं होती। प्रोहिबिशन, ये हायर कोर्ट्स इशू करते हैं एससी और एसटी में टू लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है प्रोहिबिशन वाली रेट को लोअर कोर्ट्स में या ट्राइब्यूनल्स में। ठीक है, इतना ही याद रखना प्रोहिबिशन के बारे में। अच्छा, ये जो बड़े बड़े कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये बोलते क्या है लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को? ये बोलते हैं कि अभी जो केस आपके यहाँ चल रहा है वो आपके जुरिडिक्शन का नहीं है, उसको आप हमारे यहाँ भेजिए। इस तरह किसी चलते हुए केस को भी रुकवा सकता है प्रोहिबिशन के रेट। सर्टियोरी, नाम से लग रहा सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ये हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को बोलते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए केस को ट्रांसफ़र करिए। क्यों बोल रहे हैं केस को ट्रांसफ़र करने के लिए? क्योंकि जुरिडिक्शन और लॉ में कोई एरर आ गया है। ये एक तरह की करेक्टिव रेट है, मिस्टेक्स को करेक्ट करने वाली। अगर बोला ना एरर आ गया है तो एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोहिबिशन जिस तरह से प्रिवेंटिव रेट है, प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं, आप ऐसे केसेस मत लीजिए जो आपके जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है। यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स जो हैं, हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स, ये लोग आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं केस को। ठीक है, यूज्ड व्हेन देयर्स एरर इन जुरिडिक्शन और लॉ, जब भी एरर होगा उसको करेक्ट किया जाएगा। ये सर्टियोरी हो गया। को वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप यहाँ बैठे हुए हो। कोई भी पब्लिक ऑफिस में अगर बिना किसी अथॉरिटी के इलीगली बैठा हुआ है तो ये वारंट इशू किया जाता है। क्यों वारंटो, भाई किस वारंट के साथ बैठे हो यहाँ पे आप मेरे ऑफिस में। ठीक है, तो कोर्ट क्वेश्चंस द अथॉरिटी एंड मे रिमूव द पर्सन इन इफ अनऑथोराइज्ड। कोर्ट जो है अथॉरिटी से पूछेगा कैसे इस बंदे को इस कुर्सी बिठा रखा है, और अनऑथोराइज्ड हुआ तो फिर उसको कोर्ट रिमूव कर देगा। ये पांचों रेट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन देता है। ठीक है, तो याद रखना कौन सी रेट जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जजेस यूज़ नहीं कर सकते, पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, मैंडेमस जो वी कमांड वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।